हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज दूसरे सेशन में हिस्ट्री चैनल के अपने हिस्ट्री नामा के दूसरे सेशन में आपका स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी हिस्टोग्राफी के तहत कि हिंदुस्तान में, भारत में, प्राचीन भारत में स्पेशली हिस्ट्री राइटिंग कैसी थी, क्या थी। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हमारा भारत का जो इतिहास है बहुत ज़्यादा रिच रहा है। प्राचीन काल से ही, स्टोन एज कल्चर से अगर करें तब भी गलत नहीं होगा। आर्यंस का भारत में आगमन, उनका अपना इतिहास, एक बहुत बड़ा इतिहास वो लोग संजोए हुए थे। उनके बहुत बड़ी हिस्ट्री थी। डेफिनेटली उस समय बहुत सारे राजे महाराजे रहे होंगे, आपस में युद्ध करते रहे होंगे, लड़ाइयाँ लड़े होंगे। उस समय का एक बहुत बड़ा समाज था। लेकिन हम इतिहास की तरफ देखते हैं, हम उनकी हिस्ट्री राइटिंग की तरफ देखते हैं तो हमें शून्य मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ मिलती है तो कुछ धार्मिक ग्रंथ, धर्म की किताबें। आखिर ऐसा क्यों था? क्यों इतिहास नहीं लिखा गया उस समय में? क्या कठिनाई थी? उसको हम आइए आज समझते हैं संक्षेप में। मैं बताना चाहता हूं कि जब तकरीबन 1500 ईसा पूर्व में भारत में जब आर्य आए, या भारत में जब आर्यों का आगमन हुआ, जब उनका इतिहास यहाँ पे शुरू हुआ, तो उन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद काल में उन्होंने समाज को 4 वर्णों में व्यवसाय तथा रंग के आधार पर बांटा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। समाज उस समय 4 हिस्सों में बटा हुआ था, व्यवसाय के आधार पर तथा रंगों के आधार पर। बाद में जो और ज्यादा जब रिजिट हो गया तो वो जाति सिस्टम में बदल गया था। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं इतिहास की रचना बता रहा हूँ, इतिहास हिस्टोग्राफी के बारे में बता रहा हूँ, तो ये जाति व्यवस्था कहाँ से आ गई बीच में? इसे मैं जब आर्यन सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा तो अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इसका लेना देना इस प्राचीन काल के ऐतिहासिक ग्रंथों से या इतिहास से, इतिहास लेखन से जुड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। तो इन्होंने जो अब समाज डिवाइड किया वो कुछ इस तरह से था कि उन्होंने खुद को, स्वयं को आर्यंस से 3 हिस्सों में बांटा। ये आर्यंस हैं। आर्यंस ने अपने आप को 3 हिस्सों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। एक चौथा जो लोअर क्लास था, जो ऐसा माना जाता है यहीं के मूल निवासी थे, वो उसको ये अनार्य थे। अनार्य, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। असुर, दस्यु, दास, अलग अलग नाम इन्हें दिए जाते थे। पर्टिकुलरली शूद्रा ही इनको बोला जाता था। तो इसमें हम देखते हैं कि व्यवसाय, खासतौर से ब्राह्मण का व्यवसाय जो था वो धार्मिक काम करना होता था, पढ़ना लिखना होता था। जितना पढ़ाई लिखाई का काम होता, धार्मिक काम होता था, ये सारे ब्राह्मण किया करते थे। क्षत्रिय का काम लड़ाई करना, युद्ध करना तथा राजपाट करना होता था, और अनाज पैदा करना, व्यापार करना, ये काम करते थे वैश्य। शूद्र जो होते थे इन आर्यंस की सेवा करते थे। तो लिखने का काम किसका था? हिस्ट्री लेखन की जिम्मेदारी किसकी है? इन ब्राह्मणों की है। अब हम ये देखते हैं, उस समय समाज के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में नहीं लिखा गया। उस समय अगर कुछ लिखा गया तो धार्मिक व्यवस्था के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी जाति, सबसे बड़ा वर्ण जो ब्राह्मण वर्ण था, इनके ऊपर लिखने की जिम्मेदारी थी। इनकी जिम्मेदारी थी कि वो तमाम सारी घटनाओं को लिपिबद्ध करें, उसे लिखें। अगर ये समाज के बारे में लिखते तो इनको ये भी लिखना पड़ता कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शूद्रों को उस व्यवस्था के तहत अत्याचार किया जाता है, शूद्रों से नफरत की जाती है। उस व्यवस्था में अगर वो अर्थव्यवस्था के बारे में लिखते, आर्थिक इतिहास लिखते, तो उन्हें ये बताना पड़ता कि ये वैश्य थे जो हम सबसे बड़े अन्नदाता थे, अनाज खिलाते थे हमें।
इनका गुणगान हो जाता। अगर वो राजनीतिक इतिहास लिखते तो क्षत्रियों का गुणगान हो जाता। यानी कि सबसे ऊंची जाति का व्यक्ति, सबसे ऊंची जाति का यानी ब्राह्मण, वो किस तरह से क्षत्रियों का इतिहास, क्षत्रियों का गुणगान कर सकता था, वैश्यों का गुणगान कर सकता था? ये सवाल नहीं उठता। डेफिनेटली इस तरह से अर्थव्यवस्था के बारे में, उस समय व्यापार के बारे में, हाँ इतना जरूर उन्होंने लिखा है कि समाज 4 हिस्सों में विभाजित था और ये शूद्र सब आर्यंस की सेवा करते थे, इन तीनों जातियों की। इतना तो वर्णन मिलता है। यह भी वर्णन मिलता है कि वैश्य खेती करते थे, अनाज उगाते थे, व्यापार करते थे, लेकिन उनका क्रेडिट इन्हें नहीं जाता है, बल्कि वो ब्राह्मण अपने ऊपर लेता है। धार्मिक ग्रंथ लिख के वो कहता है कि हम यज्ञ करते थे, हम बलि चढ़ाते थे, और उस यज्ञ और बलि के आधार पर ही अनाज पैदा होता था, या इंसान जो है धन धान्य से परिपूर्ण होता था, या इंसान सुखी जीवन व्यतीत करता था, अनाज उगाता था। तो इस तरह से इनके ऊपर क्रेडिट ना दे करके अपने ऊपर की इन्होंने, जो बारिश के देवता खासतौर से इंद्र जी थे, इंद्र जी की उपासना की, इंद्र जी के लिए यज्ञ किया, तब इन्होंने ये अनाज पैदा किए, ये व्यापार किए, या खुशहाली आई राज्य में। इसी तरह से क्षत्रियों के इतिहास को भी नहीं लिखा गया। ब्राह्मण अपर क्लास है, क्षत्रिय नीची क्लास है। हम देखते हैं क्षत्रियों का इतिहास इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि आपस में अगर इनकी तारीफ की जाएगी, अगर इनके गुणगान गाया जाएगा, इनकी वीरता दिखाई जाएगी, तो इसमें इन ब्राह्मणों की बात कहां से आएगी? इसलिए जब उन्होंने लिखा भी है कि ये युद्ध करते रहे, तो युद्ध होता रहा, इसमें कहीं विजय भी प्राप्त हुई है, तो उसका क्रेडिट ब्राह्मण स्वयं लेते हैं, अपने आप लेते हैं। उनका यह मानना था कि वह इंद्र जो बारिश के साथ साथ युद्ध के देवता भी थे, उनकी स्तुति किसने किया? उस राज्य के पुरोहित ने किया। हर राजा के यहाँ एक राज पुरोहित होता था, जिसकी जिम्मेदारी होती थी वह ईश्वर को प्रसन्न करे, वो इंद्र जी की स्तुति करे, यज्ञ करे और किसी तरह से विजय दिलवाए इनको। ये कार्य ये करवाया करते थे ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण ही पुरोहित होते थे और यह सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले जाते थे। इसलिए उन्होंने वेदों में जो वर्णन किया है वो यही है कि इन्हीं के अनुसार, इन्हीं की वजह से ही किसी युद्ध में उन्हें जीत मिलती थी। ऐसा माना जाता है जैसे महर्षि वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, ये लोग जिस राजा के साथ रहे उनको उन्होंने विजय दिलाई। ये क्षत्रिय मारे गए, ये क्षत्रिय लड़े युद्ध में, इसका क्रेडिट इन्हें नहीं जाता है। क्रेडिट जाता है तो ब्राह्मण को, क्योंकि उन्होंने इंद्र जी को तैयार किया इस काम के लिए। क्रेडिट जाता है उस राजपुरोहित को, जिसकी वजह से ये युद्ध में इन्हें विजय प्राप्त हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरी तरह से पूरे सिस्टम को मैथोलॉजिकल बनाया गया और वो धार्मिक रंग दिया गया उसको, एक तरह से धार्मिक व्यवस्था स्थापित की गई। उस समय में थियोक्रेसी लागू की गई और तब उस थियोक्रेसी में सारे जितने भी इसमें वो थे हिस्टोरिकल पॉइंट्स थे, वो दब करके रह गए। सिर्फ एक रिलीजियस हिस्ट्री, जिसे हम कह सकते हैं, रिलीजियस हिस्ट्री ही हमारे सामने आती है, जिससे हम निचोड़ करके कुछ पॉइंट्स जनता के लोगों के सामने रखते हैं कि आर्य लोग ये पहनते थे। उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ है कि शूद्र क्या पहनते थे, नंगे रहते थे, कैसे रहते थे। उन्होंने तो ये कल्चर में ये लिख दिया कि साहब ये खाना खाते थे, हम पहनते थे, 3 तरह के कपड़े होते थे, निवि, वास, अधिवास। लेकिन शूद्र क्या पहनता था, वैश्य क्या पहनता था, क्षत्रिय क्या पहनता था, इस तरह से नहीं था।
गरीब क्या पहनता था, अमीर क्या पहनता था, ये सारी समाज की बातें नहीं थी। अर्थव्यवस्था कितनी तरह की थी, किस तरह से खेती की जाती थी, ये तमाम सारी बातें नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना है अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखते हैं कि इंद्र जी ने बारिश की इनकी स्तुति से, इनके यज्ञ से, जिसकी वजह से अनाज खूब पैदा हुआ और जनता सुखी हो गई। एक राजा ने दूसरे राजा पर आक्रमण किया और इंद्र जी ने मदद की, जिसकी वजह से उसकी विजय हुई। अब ये राजा कौन सा राजा था उस समय में, कुछ पता नहीं। किस राजा को पराजित किया, कुछ पता नहीं। क्योंकि आर्यव्रत से पूरे उत्तर भारत में फैलने वाले ये आर्य, ये तमाम सारे लोग बिना युद्ध के एक जगह से दूसरी जगह कैसे माइग्रेट किए गए, कैसे उन्होंने जीत हासिल की, किस तरह से अपना फैलाव किया। डेफिनेटली अनार्यों से भी युद्ध हुआ होगा, आर्यों का भी आपस में युद्ध हुआ होगा, लेकिन इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बहुत बाद में हम देखते हैं कि पहला इतिहासकार जिसने इतिहास लिखने की भारत में कोशिश की थी वो है कलहन, जिसने एक किताब लिखी थी राजा तरंगिणी। कश्मीर की हिस्ट्री है राजा तरंगिणी। उससे पहले अर्थशास्त्र लिखा था, लेकिन उसे इतिहास की किताब नहीं कहा जा सकता। उसमें हिस्ट्री के कुछ भी एपिसोड्स नहीं, उसमें सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट्स को दिया गया है। कौटिल्य ने लिखा हुआ है, लेकिन अगर पूरी तरह से एक इतिहास की बात करें तो ये कलहन ही है जिसने राजा तरंगिणी लिखी थी। इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे राजाओं ने अपनी तारीफ में कुछ बातें लिखवाई हैं, लेकिन उसे इतिहास का नाम नहीं दिया जा सकता। जब मुसलमानों का हिंदुस्तान में आगमन हुआ, उसमें सबसे पहला अल-बिरूनी है जिसने भारत के इतिहास के ऊपर तारीख़ हिंद या तहकीक हिंद नाम के इतिहास में उसने इस मामले में काफ़ी प्रकाश डाला है, और बाद में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखना शुरू हुए। मैं आप लोगों को आज बस इतना ही, कल आप लोगों को इतिहास के स्रोतों के बारे में बताऊंगा, सोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से इतिहास, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो इतिहास के बारे में बताते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग नए हैं हमारे हिस्ट्री चैनल में, हिस्ट्री नामा चैनल में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और अपने साथियों में फॉरवर्ड करें, जिससे आने वाले दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। खासतौर से स्टूडेंट्स, आम इंसान के लिए भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हिस्ट्री के बारे में जानना, इतिहास के बारे में जानना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी है जितना शायद ज़िंदगी जीना होता है। इसलिए सभी लोगों को हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए और इसे सुनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।